Class, today our topic is prokaryotic and eukaryotic cells. Animals also divided on the basis of prokaryotic and eukaryotic cells in two types. These are called prokaryotic and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. Pro means before, karyons means nucleus. ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जो जिसके जिस ऐसा न्यूक्लियस जिसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ना हो, ठीक है, जिसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद ना हो और उसका जो मटेरियल है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो विदाउट मेम्ब्रेन मौजूद हो, इस तरीके का जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहलाता है. Prokaryotic cell does not possess nucleus. It means the nuclear material is not enclosed in a proper nuclear membrane. This type of cells are found in bacteria and cyanobacteria. ठीक है, कुछ इस पे ये बिल्कुल इब्तिदाई टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसके में न्यूक्लियर मटेरियल या जो क्रोमेटिन नेटवर्क था या जो क्रोमोसोम्स थे वो विदाउट एनी मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, इनक्लोज नहीं होते मेम्ब्रेन से. ठीक है, ये टाइप कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं. ठीक है, उनमें ये मिलता है. इसके अलावा इसी की वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मौजूद होता है वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. यूकैरियोटिक, यू मीन ट्रू, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. ट्रू न्यूक्लियस हम उस न्यूक्लियस को कहेंगे जिसके अराउंड जो है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो. ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मौजूद है सो दैट्स मीन इट इज ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, और तमाम जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. और ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे. Here are some differences between prokaryotic cell and eukaryotic cells. बहुत आसान से differences हैं. Number one, nuclear membrane is absent, therefore prokaryotic cells do not possess distinct nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसकी वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेशल एक खास फीचर्स जो न्यूक्लियस का है वैसा नहीं होता इसका न्यूक्लियस. ठीक है, खास फीचर्स यानी कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो इस तरीके जैसे कि एक ट्रू न्यूक्लियस फंक्शन करता है उस तरीके का इसका फंक्शन नहीं होता. ठीक है, यूकैरियोटिक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो तमाम वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि एक न्यूक्लियस परफॉर्म करता है. क्यों? क्योंकि इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन की जब भी बात करी जाएगी वो कैसी होगी? डबल लेयर. ठीक है. Number 2 point, they do not have many of the membrane bound structures. आपको बताया था कि जितने ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, ये सब कैसे होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कैसे होते हैं? इनके अराउंड भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है. ठीक है, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते. ये यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस वगैरह जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते. अंडरस्टैंड? लेकिन यूकैरियोटिक में ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कैसे होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होते हैं. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? राइबोसोम्स आर और ऑफ स्मॉल साइज. राइबोसोम्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. प्रोकैरियोटिक के अंदर स्मॉल साइज राइबोसोम्स मौजूद हैं. राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, छोटे होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्री स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. ठीक है, यानी कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो कैसे होते हैं? लार्जर साइज के होते हैं और एंडोप्लाज्मिक फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ईआर के साथ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ अटैच होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट। यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड, यानी कि टोटल जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो एक सिंगल क्रोमोसोम पर कंसिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है और वो सिंगल क्रोमोसोम के अराउंड किसी किस्म की मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड नंबर आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स होते हैं डबल नंबर के साथ, यानी कि हर क्रोमोसोम सिंगल नहीं होता बल्कि डबल मौजूद होता है। Number 6, respiratory enzymes are located on the inner surface of the cell membrane. Respiratory enzymes मौजूद होते हैं कहाँ? जो भी सेल मेम्ब्रेन, सेल की इंटरनल सरफेस है, इनर सरफेस है, उसके ऊपर मौजूद होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं हमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, these cells are simple and comparatively smaller in size. बहुत सिंपल सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और साइज में भी स्मॉल होता है। एवरेज साइज इसका बताया है 0.5 से 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। नैनोमीटर एक बहुत छोटा स्केल है, ठीक है, तो मिलीमीटर से भी कम। ठीक है, क्यों? तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ये उससे भी कम है नैनोमीटर। ठीक है, तो साइज बहुत छोटा, बहुत स्मॉल है, यानी कि ये नेकेड आई से क्या, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दीज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। ये सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑब्वियसली जब सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे तमाम किस्म के, तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। एग्जाम्पल्स, प्रोकैरियोटिक cells are mostly found in bacteria and cyanobacteria, जबकि यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन फंजाई, एल्गी एंड एनिमल एंड प्लांट सेल्स। यानी कि एडवांस जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उन सब के सेल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। और एल्गी और फंजाई ये जितने हैं, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब में कैसा सेल होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। ये तो हो गए डिफरेंसेस के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होने के प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवाइड, रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन। सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, किसके जरिए से? सेल डिवीजन के जरिए से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस इंक्लूड्स होती हैं, एक कहलाती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी कहलाती है साइटोकाइनेसिस। आपको पता है न्यूक्लियस के सेल के अंदर जो है 2 किस्म का मटेरियल होते हैं, एक कहलाता है साइटोप्लाज्म और एक कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट कहाँ से होती है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले, और ये प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी ये प्रोसेस कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड पार्ट इज साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। ठीक, और फिर 2 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे। आफ्टर अ सेल डिवीजन two new daughter cells are formed after a single division. ठीक है, here 2 types of cell divisions are found in living organisms. One is called mitosis and other one is called meiosis. यहाँ पर 2 टाइप की सेल डिवीजन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक कहलाती है
mitosis, and other one is called meiosis. Mitosis is the cell division in which a parent cell divides into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in the daughter cells remains same as in the parent cell. क्या चीज समझ में आई इससे आपको? यानी कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है इस तरीके से कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहता है डॉटर सेल्स के अंदर जो कि उनके पेरेंट सेल का होता है. ठीक है, यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है और डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेगा जो कि उसके पेरेंट सेल में था. सपोज अगर पेरेंट सेल्स में 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि 8 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल्स में 8 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. ठीक है, आफ्टर अ सेल डिवीजन बोथ डॉटर सेल्स रिसीव्स 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अंडरस्टैंड? इट्स मीन कि दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल. जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है दोनों के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं ये बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट कॉपीज और आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट सेल. बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि इनका पेरेंट सेल, आइडेंटिकल. ठीक है, आपने आइडेंटिकल ट्विंस सुने हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस सिस्टर्स, आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर्स जो कि बिल्कुल सेम शक्ल सूरत के होते हैं. ठीक है, उनके फीचर्स बज़ाहिर आपको क्या लग रहे होते हैं, बिल्कुल सेम. इसी तरीके से माइटोसिस के प्रोसेस में आप समझ लें कि जो दो सेल्स बन रहे हैं डॉटर सेल्स वो कैसे होंगे, पेरेंट सेल जैसे ही होंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होंगे जैसे कि पेरेंट सेल मौजूद होता है. यहाँ पर माइटोसिस को हम अपनी आसानी के लिए या आप ये कह लें कि माइटोसिस का एक प्रोसेस है जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट फेजेस के अंदर. पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड्स इनटू 4 फेजेस पर इंक्लूड करता है या 4 फेजेस में डिवाइड है. कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है. दीज 4 फेजेस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, अब इनकी हम डिस्क्रिप्शंस देखते हैं कि किस तरीके से. ये इसकी डायग्राम भी है, आप अपना बुक का पेज नंबर आई थिंक 96 लिखा हुआ है. नो पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ, ये पेज आप खोल के बैठ जाएं. 36, दैट इज 36. ठीक है, डायग्राम पर आप नजर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर नहीं दिखा सकती. हाँ, आपकी बुक में बनी हुई है. अब आप फर्स्ट स्टेज देखें. फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोफेज. डायग्राम में भी देखें, एक है इंटरफेस, रेस्टिंग स्टेज. इंटरफेस के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है. साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स इसमें शो नहीं किए गए हैं डायग्राम में, सिर्फ वहां पर क्या है कि जरा से सर्कल्स बना दिए गए हैं. असल जो चीज है वो आपको क्या देखनी है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो दिखाया गया है कि थ्रेड लाइक क्रोमेटिन नेटवर्क है जो एक दूसरे में गुच्छे की शक्ल में मौजूद हैं. कब, इंटरफेस के दौरान. इंटरफेस वो रेस्टिंग स्टेज भी कहलाती है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले की स्टेज है, यानी कि अभी सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई. ठीक है, जब तक सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती सेल जो कंडीशन में मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज. ठीक है, तो ये इंटरफेज या रेस्टिंग स्टेज है. इस फेज से गुजरने के बाद जो है, जब कभी भी उसमें सेल डिवाइड होना शुरू होगा तो जो पहली स्टेज आएगी वो कहलाएगी प्रोफेज. अब प्रोफेज को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है. डायग्राम में देखें, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, यानी कि इब्तिदाई प्रोफेज, दरमियानी प्रोफेज और आखिरी स्टेज प्रोफेज की, अर्ली, मिड एंड लेट. ठीक है, अब इस पूरे प्रोफेज में क्या काम हो रहा है, प्रोफेज के अंदर ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज थिक coiled thread like structure called chromosome. अर्ली प्रोफेज के अंदर जो है क्रोमेटिन
नेटवर्क जो मटेरियल है वो क्या हो गया है, थिक हुआ है, इस वक्त कॉइल फॉर्म में है, और थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल हैं जो कि क्या कहला रहे हैं, क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल। ठीक है, डबल का मतलब क्या है कि हर क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है 2 क्रोमेटिड्स पर। ठीक है, द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमेयर। अब यहाँ ये चीज जो है ये मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ कि जो एक सिंगल थ्रेड नजर आ रहा है अर्ली प्रोफेज के अंदर, अगर आपको कोई भी एक थ्रेड देख लें तो वो थ्रेड जो है उसका उसका एक सेंटर है, वो जो सेंटर है उस थ्रेड का सेंटर पॉइंट जो है वो कहलाता है सेंट्रोमेयर। आप सपोज ये समझ लें एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है जो कि सेंट्रोमेयर कहला रहा है। अब इस सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे जो आर्म मौजूद हैं, जो पार्ट मौजूद हैं क्रोमोसोम के, और हर पार्ट जो है वो क्या कहला रहा है, क्रोमाटिड। Each part of chromosome is called chromatid. Chromatid कहलाएगा, तो chromatid are attached to each other at centromere, यानी कि दो chromatid हैं, दोनों chromatid एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कहाँ पर, सेंट्रोमेयर के मुकाम पर। और ये सेंट्रोमेयर किसको कह रहे हैं, क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर। इस प्रोफेज के अंदर एक और काम होना क्या शुरू होगा साइड बाय साइड, एक तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो जो है अपने आप को लूज करता है। पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर उलझे हुए होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, फिर वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने के बाद जो है उसी के साथ साथ एक और काम भी हो रहा होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, यानी कि गायब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली डिसअपियर होती है। And at the same time centrosome divide to form two centriole. आपको बताया था कि एनिमल सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेंट्रोसोम। वो सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है इस टाइम पर किसमें, 2 सेंट्रियोल्स में। सेंट्रोसोम्स डिवाइडेड इनटू 2 सेंट्रियोल्स, और ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। दीज आर द पोल्स, एक पोल ये है, ठीक है, एक पोल ये है, ऊपर और नीचे पहुंच जाते हैं। पोल का मतलब एक सेंट्रियोल ऊपर की तरफ चला गया और एक सेंट्रियोल नीचे की तरफ चला गया। सो इट इज कॉल्ड, ये आई डोंट थिंक सो, ये वाले दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं या पोल्स पर पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर। द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये बात तो आपको पता थी। अच्छा, ये जो सेंट्रियोल्स आप पहुंच गए अपोजिट पोल पर, वहां पहुंच गए, इनका काम क्या है, ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर। ये डायग्राम के अंदर देखें आप, इस ये जो लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज वाली डायग्राम देखें, ठीक है। इसके अंदर आपको सेंटर के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स अटैच नजर आ रहे हैं, और ऊपर और नीचे कुछ डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, इनके दरमियान नजर आ रही है ना, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। और ये बन कहाँ से रही है, स्पिंडल फाइबर बना कौन रहा है, सेंट्रियोल्स। जो दोनों अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल्स हैं वो डेवलप करना शुरू करती हैं, दैट इज द लेट प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज each chromosome arrange itself on equator of the spindle. इक्वेटर कहते हैं सेंट्रल प्लेट को, सेंटर यानी कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है, दरमियान है, मिडिल वाला हिस्सा है, वहां पर क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, किसके साथ अरेंज करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर है उसके साथ अटैच कर लेते हैं। हर एक स्पिंडल फाइबर के साथ एक क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाएगा, कहां पर, इक्वेटर के मकाम पर। इक्वेटर क्या है, सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट पे देखें मेटाफेज के अंदर तमाम क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर, यानी कि हर क्रोमोसोम जो है वो एक अलग स्पिंडल फाइबर के साथ अपने आप को अटैच करेगा, और वो अटैच करने का कहां से अपने आप को अटैच करेगा, सेंट्रोमेयर, यानी कि जो क्रोमोसोम का अपना सेंटर है सेंट्रोमेयर, वहां से वो अपने आप को अटैच कर लेगा स्पिंडल फाइबर के साथ। अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आई। ये इतना फेज कौन सा हो गया, ये हो गया आपका
मेटाफेज। मेटाफेज के बाद है एनाफेज। इन दिस फेज द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम्स डिवाइड and the chromatid of each chromosome separate from each other and begin to move towards opposite pole। ठीक है, अब क्या होगा, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम अपने आप को अटैच किया था सेंट्रोमियर के मकाम से स्पिंडल फाइबर के ऊपर, यहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे। एक क्रोमेटिड जो है वो ऊपर की जानिब मूव करना शुरू करेगा और एक क्रोमेटिड नीचे की जानिब मूव करना शुरू होगा। शुरू में मैंने आपको प्रोफेज में क्या बताया था, क्रोमोसोम जो हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो किस पर कंसिस्ट कर रहा है, दो क्रोमेटिड्स पर। सेंटर में उसके सेंट्रोमियर है और दो उसके आर्म्स हैं, बाजू हैं। ये बाजू या ये आर्म उसके क्या कहला रहे हैं, क्रोमेटिड्स कहला रहे हैं। दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। एक क्रोमेटिड ऊपर चला जाएगा और यानी कि सेंटर से वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर के मुकाम से क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा, एक क्रोमेटिड ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा इसको पढ़ती हूँ ताकि आपको दोबारा ये बात समझ में आ जाए। Anaphase. In this phase, the centromere of a chromosome divides and the chromatid of each chromosome separate from each other and begin to move towards opposite pole. ठीक है, क्रोमेटिड्स अलग सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल पर मूव कर जाएंगे। In this way, one set of the chromatids move towards one pole while the other set of chromatids move towards the other pole. एक क्रोमेटिड का सेट ऊपर की जानिब यानी कि एक पोल की जानिब मूव कर जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड्स का सेट जो है वो दूसरी जानिब यानी कि नेक्स्ट पोल पर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर क्या हो रहा है, टीलोफेज। इट इज द लास्ट स्टेज व्हेन द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब जो ये क्रोमेटिड्स थे जब ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, अब ये क्रोमेटिड्स नहीं कहलाएंगे, ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। क्यों क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिकली अपना दूसरा आर्म डेवलप कर लेंगे। यानी कि हर क्रोमेटिड का अब दोबारा से एक सेंटर पॉइंट होगा जो उसका सेंट्रोमेयर कहला रहा होगा और उसके दो आर्म्स मौजूद होंगे जो कि क्रोमेटिड्स कहला रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हर क्रोमेटिड अब एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा, नॉट क्रोमेटिड। क्रोमेटिड सिर्फ एक आर्म का नाम था, क्रोमोसोम पूरे थ्रेड का नाम है जिसमें दो आर्म्स मौजूद होंगे यानी कि दो क्रोमेटिड्स मौजूद होंगे और एक सेंट्रोमेयर मौजूद होगा। ठीक है, रीच द अपोजिट पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीजेस। अब उसकी मूवमेंट रुक जाएगी, जब वो अपोजिट पोल पर पूरे पूरे पहुंच जाएंगे तो उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। हर पोल जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करेगा। ठीक है, हर क्रोमोसोम जो पोल है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करेगा। सपोज अगर 8 थे क्रोमोसोम्स तो 4 एक पोल पे पहुंच जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म हो जाएगी हर क्रोमोसोम्स के सेट के ऊपर। दोनों पोल पर दो दो सेट पहुंच गए, अब दोनों सेट के अराउंड दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगी, जो डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में दोबारा से डेवलप होगी। ठीक है, इन दिस वे 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन ईच सेल। इस तरीके से हर सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अब सेकंड स्टेज शुरू होगी किसकी, माइटोसिस की, दैट इज साइटोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया टीलोफेज तक, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टॉप हो गई। अब कौन सी डिवीजन स्टार्ट होगी, अब होगी साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। सेम इसी तरीके से सेल का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। आधा हिस्सा जो है उसका सेपरेट हो जाएगा, ऊपर की जानिब चला जाएगा ऊपर वाले न्यूक्लियस के साथ, और आधा हिस्सा जो है साइटोप्लाज्म का वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले पोल की तरफ मूव करेगा और नीचे वाला जो न्यूक्लियाई है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से, और सेंटर में उसकी क्या डेवलप हो जाएगी, एक वॉल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देखें, टीलोफेज में देखें सेंटर में एक वॉल डेवलप होना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि टीलोफेज खत्म हो रहा है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है। इस डायग्राम के अंदर टीलोफेज खत्म हो रहा है और साथ के साथ साइटो
काइनेसिस भी स्टार्ट हो चुका है और सेंटर के अंदर देखें, सेंटर में एक सेपरेशन डेवलप हो रही है, यानी कि दोनों और जो उसके बाद वाली स्टेज है उसमें देखें दो डिफरेंट डॉटर सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं. There are two daughter cells which are formed at the last with a nucleus and cytoplasm. That means here cytokinesis is completed. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर cytokinesis क्या हो चुकी है, complete हो चुकी है. ये पूरा जो था आपका टॉपिक क्या था, माइटोसिस का. ठीक है, यहाँ मैंने आपको माइटोसिस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस का सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है अगर कहीं पर न्यू ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, एग्जैक्ट साइज की कॉपीज बनाता है. मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है. अगर आपके कहीं जख्म लग जाता है, कहीं पर टूट फूट होती है, तो आपकी स्किन दोबारा से डेवलप हो जाती है. वहां जो डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? इसी माइटोसिस की वजह से. ठीक है, क्योंकि माइटोसिस अपने ही जैसे सेल्स को दोबारा से बनाता है. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स, बॉडी के अंदर जहां कहीं भी न्यू सेल्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा कौन से सेल्स बनते हैं, कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस. ठीक है, जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स बॉडी के अंदर हमारे होते हैं जो कि टूटते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बदले में नए सेल्स बनते हैं. वो नए सेल्स जिस प्रोसेस से बनते हैं दैट इज कॉल्ड माइटोसिस. सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेते, वो कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स. जैसे कि ब्लड के सेल्स हैं या आपकी स्किन के सेल्स हैं. ठीक है, ये सेल्स मुस्तकिल बनते और टूटते रहते हैं. आपकी स्किन कट जाती है, आपको जख्म लग जाता है, फिर थोड़े अरसे बाद वहां पे नई स्किन आ जाती है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? हीलिंग ऑफ वुंड. ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? जो आपकी नई स्किन आती है, हीलिंग ऑफ वुंड. नई स्किन आ गई, हील हो गया, हील अप हो गया, आपका जो जख्म था वो क्या हो गया? हील अप हो गया. यहाँ भी जो चीज इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है? माइटोसिस होती है. ठीक है, तो माइटोसिस जो है वो कहाँ पर होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? यानी कि जिसके अंदर दो अलग अलग सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो, जहां मेल फीमेल इन्वॉल्व ना हो, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है. वहां पर माइटोसिस होती है. उसके अलावा माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, जहां पे नए सेल्स बन रहे होते हैं, किसी स्किन के सेल्स हैं या ब्लड के सेल्स हैं, जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं. आज आपका लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है. दो चीजें मैंने, एक तो प्रीवियस उसका पढ़ाया था, दूसरा आपको माइटोसिस का पूरा प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का समझाया. उसके अलावा